आगे क्लास क्या हो गया आपको? सुबह से लड़ाई भी करती है। ऐसे रहना चलाया करो। कंफ्यूज किस बात पे हुए कि मेरा लेक्चर नहीं है? हाँ, जब किसी की क्लासेस होती हैं तब तुम लोग जो है वो बात ही नहीं मानते हो। जैसे कि नतीजा जब तुम लोग कॉलेज आए थे पता है ना, ब्रेक के लिए भी 5 मिनट लेट हो जाते थे तो कैसे तुम लोग करने लग जाते थे, याद है ना आप लोगों को? जैसे का नतीजा निकला कि मैंने आप लोगों को घर दिखा दिया। चलिए गुड मॉर्निंग, कैसे हो? टेस्ट कर लेते थे जब तो बहुत हम लोगों ने प्रिपेयर करते थे। कल भी टेस्ट की बात आई तो तुम लोग जो है वो सिर्फ 8 के 9 लोग प्रेजेंट थे। पंखे चल रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं आज ग्राउंड में। अच्छा, जो कल हम लोगों ने किया था तो सारा समझ आया आप लोगों को? इसको पढ़ने की कोशिश की, किसी ने गलती की पढ़ने? ये कहना मैम इस तरह की गलतियाँ नहीं हम करते। पंखा बंद करके रखते हैं।
जी, अब बताओ। ये कुछ आप पता हुआ? आपको बोल ही नहीं रहा। या आप लोग ऑनलाइन होके बैठे हुए हो या बस जाके जो है वो जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा वो नाश्ता शुरू कर दिया? ये कौन-कौन प्रेज़ेंट है? मुबीना है, मुबीन है और निम्रा है, मरियम है, प्रस्तिश, करनाल एंड मेरे मुशर्रफ है, मरियम मुख्तार है, मुमता तारिक है, मीरा मुशर्रफ है, मुबीन अली है, बस ये लोग हैं। ऐसा है कि अभी हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी का अगर कोई और ऑनलाइन होता है तो ठीक है। और जीआईटी का ये जो लोग ऑनलाइन हैं मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो है वो तैयार किया है जेनिटल यूरिनरी सिस्टम? ये कल टेस्ट था ना आप लोगों का? ये कायनात है मेरा। इसमें से मीरा आपको जो है वो ये वाला टॉपिक नहीं मिला था ना, बार्टर सिंड्रोम, उसमें मेरे पास करिकुलम नहीं था, इस वजह से मैंने इसके आगे लिख नहीं सकी। आज मैं सांस लेके आई हूँ नीचे। जी, अब बताओ मीरा, कल जो आप मुझे इसमें पेज नंबर लिखवा रहे थे वो किस टॉपिक का था? कॉन्जेनिटल रीनल एट्रोफी का था या बार्टर सिंड्रोम का था? दोनों में से कौन सा टॉपिक है जो नहीं मिला? मैं उसके ऊपर निशान लूँगा। मेरा पिछला था, मुझे सुन लिया ना? नबीला रियाज, पेज नंबर 535 कर लीजिए। और ये जो है कॉन्जेनिटल रीनल एट्रोफी, ये मिला था?
कोई ना कोई था, वो मैं कह रही थी तो ये टॉपिक था जो आप लोगों ने कहा था कि हमें नहीं मिला, लेकिन आप लोग वो कह रहे थे कि उसकी पीपीटी है, ऐसा ही है ना? वो पीपीटी भी मुझे अभी तक किसी ने सेंड नहीं की। किसने दी थी ये प्रेजेंटेशन? कंजेनिटल रीनल एट्रोफी पे कौन है इसका ऑनर? मैंने तो नहीं देखी ग्रुप में पीपीटी जो आप लोगों ने सेंड की है। अभी दोबारा से फिर देख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा। सॉरी कि मैंने देखी नहीं। चलो आज मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है? आज मैं देख के तो अगर ये सही नहीं तो आप लोग इसमें से कर लीजिएगा, इससे मैं आगे लिख लूँ पीपीटी। अगर वो प्रेजेंटेशन ली थी आप लोगों से मैम मुस्लिम ने, तो उसने कुछ देख के कहा होगा कि ठीक है। हाँ, कल कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम परवेज़ अख्तर की बुक में दो मेनिंजाइटिस हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। वो मेनिंजाइटिस तो दोनों ही करने हैं, उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस उन्होंने अलहदा से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया वहाँ से अलहदा से, और पायोजेनिक अलग कर दिया और ट्यूबरकुलोसिस अलग कर दिया। लेकिन आपने जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो पायो वाला है उसके ऊपर करें, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस वाले को भी पढ़ लें, उसके कोई साइन सिम्टम और उसके ट्रीटमेंट को उसको भी पढ़ लेना, दोनों ही पढ़ लेना। लेकिन जो एक मेनिंजाइटिस की मैंने आप लोगों को वो पीपीटी बना के दी थी, जी अभी कर दो या आप आएंगे? नहीं, आप करो, मैं कल जो जगह मैंने आपको दिखाई थी कि वो अच्छे से क्या करना है, वो सारी साफ होनी चाहिए। हाँ ठीक है जी। क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को वो मेनिंजाइटिस की पीपीटी दी थी ना, उसके अंदर आई थिंक दोनों ही कवर हो जाते हैं, तो आप लोग वो पीपीटी भी कर लेना। तो काफ़ी डिटेल में मैंने जो है वो बनाया था, ठीक है। और आज जो है वो मुझे बताओ आप लोग, नेक्स्ट हमारा जीआई हो गया, यानी तो यूरिनरी हो गया, फ्लोर इलेक्ट्रोलाइट हम बाद में करेंगे। रेस्पिरेटरी जो है मस्कुलर स्केलेटल डिस्फंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन है, ये भी हो गया हुआ ना आप लोगों का, न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन इन चिल्ड्रन। अच्छा, आप लोग ऐसा करो, इसको छोड़ो, ये दो यूनिट हैं छोटे छोटे, एक है कंजेनिटल सेंसरी डिसफंक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, सेकंड वन है सेरिब्रल डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों ही।
तो इन दोनों को अभी हम ये अपनी पीपीटी जो है चल रहा हमारा लेक्चर, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना इसके जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढते हैं। ठीक है, अब जो जितने लोग हैं, काफ़ी देर हो गई, जितने लोगों ने ऑनलाइन होना था वो लोग हो गए हैं। जो रह गया हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक ढूंढते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, कल हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे स्टॉप किया था, रिमूविंग इनवेड नीडल। ठीक है, कि उसको जो हमने कल जो है वो नीडल को उसमें पास किया था, फिर प्रोसीजर किया, फिर उसको यूज़ का तरीका देखा, फिर उसमें से हम लोगों ने कहा कि जो है वो उसको हेपरिन जो फ्लश करते हैं लोग सिस्टम के साथ, फिर वो किस तरह करते हैं, फिर उसमें जो था ब्लड सैंपलिंग लेते हैं तो कैसे लेते हैं, और अगर ब्लड सैंपलिंग जो है यानी कि उसमें कोई एरर आ रहा हो हेपरिन की वजह से, तो फिर हम जो है वो दूसरी पेरिफेरल किसी भी वेन से या इस तरह से ब्लड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आज हम इसकी ये कम्प्लिकेशंस वगैरह देखेंगे और इसकी जो है वो केयर है वो देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा जो था फोकस वो केयर के ऊपर था, लेकिन केयर खाली तो हम जो है उसको देख सकते थे, हमें उसके पहले सारे प्रोसीजर्स, उसका जो सारा डाटा था उसको देखना था। उसके बाद ही आप उसकी केयर पे जा सकते हैं। जब तक आपको उसकी वो पिछली ग्रिप का नहीं पता होगा कि उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, और जब तक उसके यूजेस का पता नहीं होगा कि यूज़ करते हुए क्या क्या उसके अंदर एरर आ सकते हैं, तब तक आप उसकी केयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको रिमूविंग इनवेड नीडल ग्रिप पर जो है उसमें जो सबसे पहले आपको इक्विपमेंट्स देखने हैं कौन कौन से हमें चाहिए। इसमें है पीपी है 5 ml ऑफ हेपरिन लॉक फ्लश सॉल्यूशन इन 10 ml syringe। ठीक है, 10 ml स्टर नॉर्मल सलाइन विदाउट क्या है प्रिजर्वेटिव इन 10 ml syringe। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एनीवन? अगर मैं पूछूँ ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, पता नहीं पता बता दिया करो। उसने कहा कि इक्विपमेंट में 10 ml स्टर नॉर्मल सलाइन लीजिए विदाउट प्रिजर्वेटिव इन 10 ml syringe। और मैंने पूछा है विदाउट प्रिजर्वेटिव से क्या मुराद है, ये बाद में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी। क्या जी मैम मरियम? क्या होता है प्रिजर्वेटिव? कितनी देर? नेट ना खोलो ना, वैसे ही बताओ मुझे। जी, मैं अब इधर ही स्टॉक होकर बैठ जाऊँ। कहाँ गए हो कायनात? मरियम, मुबीन, ये सब लोग कहाँ? जी, प्रिजर्वेटिव जो उन्होंने कहा है इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल दैट इज एडेड टू प्रोडक्ट सच एज फूड प्रोडक्ट। ये फूड प्रोडक्ट में भी उन्होंने
प्रिजर्वेटिव का वहाँ मतलब हम फूड के अंदर अगर हम ऐड करें तो कुछ और आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का मतलब जो है ना वो ये आ जाता है कि इसमें जो है वो स्टर नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, मेन कि सिंपल नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए। इसके अंदर किसी और चीज़ की डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ना लाइक जैसे सोडियम कार्बोनेट हो या पोटाशियम हो या कि कोई और डेक्सट्रोज वाटर हो, यानी कि इसके साथ मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी और फ्लूइड की या किसी इंजेक्शन की। ये स्टर नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए ओनली, ठीक है। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का मतलब हम ये लेते हैं। उसके बाद जो है प्रिजर्वेटिव गॉज अच्छा है ना, अब ये देखो ढूंढा है आपने, नेट से ही ढूंढा बेशक आपने, तो एटलीस्ट आपको वो कंफ्यूजन दूर होगी, ठीक है। उसके बाद आ गई बैंडेज प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें होगा अगर IVN PN कोई चल रहा है और हमने स्टॉप उसको निकालना है इन्वेट को, तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, अप्लाई करेंगे ग्लव्स, फिर उसके बाद क्लींजिंग इंजेक्शन पॉट आर अडेप्टर के ऊपर करेंगे। इफ हेपरिन लॉक विद क्लोरेक्सिडीन विद 2% ग्लूकोनेट विद 70% आइसोप्रोपेल अल्कोहल, ठीक है। स्वैब जो है उनको हम अप्लाई करेंगे, क्लीन करेंगे सारी जगह को और उसको छोड़ेंगे कि वो एयर ड्राई हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो अटैच करेंगे उसके साथ 10 ml सिरिंज विद 10 cc नॉर्मल सलाइन के साथ। उसको फिर हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे ब्लड को रिटर्न, और फिर हम उसको इंस्टॉल कर देंगे कि क्या वो जो है अभी तक ठीक है कि नहीं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं उसकी होगी हुई। फिर उसको फिर हम नॉर्मल सलाइन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ आ गई ना इसकी, यानी कि हमने IV स्टॉप कर दी। IV स्टॉप करने के बाद उसको हमने जो है ना क्लीन किया सारा सारी उसकी जगह को। उसके बाद क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करना, ड्राई करने के बाद हमने उसको 10 ml सिरिंज अटैच करनी है नॉर्मल सलाइन वाली, उसके साथ हमने ब्लड पीछे खींचना है निडल के साथ, ठीक है, प्लंजर के साथ। जो सिरिंज का प्लंजर होता है उसके साथ ब्लड को हमने पीछे खींच के देखना है कि क्या ब्लड वापस आ रहा है, और कहीं कोई ब्लॉकेज वगैरह हो तो पता चल जाता है, ठीक है। फिर उसको हमने रिटर्न कर देना है, भेज देना सलाइन को भी हमने उसके अंदर पुश कर देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना है नॉर्मल सलाइन को। फिर क्या करना है, अटैच सिरिंज 5 ml हेपरिन लॉक फ्लश। फिर उसके बाद हेपरिन जो है ना उसको हमने फ्लश करना है ताकि ब्लड जो है वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉकेज ना करें, वो सेम वैसे ही जो है वो कोगुलेंट ना हो उसमें। लूज एंड ड्रेसिंग करनी है ग्राउंड निडल साइड, ठीक है। लूज करना है जो उसके ऊपर ड्रेसिंग हमने की हुई थी उसको, यानी कि स्लरी स्लरी उसको कहते हैं ना, जैसे ऊपर उठाना, उखाड़ने की कोशिश करनी है उसको। तो उसके लिए अगर हो सके तो वो जो है ना अब ज़्यादा बेटर होता है कि पानी या नॉर्मल सलाइन डालने की बजाय अगर अल्कोहल स्वैब है या अल्कोहल है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसके ऊपर डालोगे ना स्किन के ऊपर, या कहीं पे कैनुला लगा हो उसकी ड्रेसिंग को अपने उतारना हो ना, तो या तो आप उसके ऊपर थोड़ा पानी लगा लो अगर आपके पास घर में हो या किसी ऐसी जगह हो जहाँ आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर गीला कपड़ा करके उसको अच्छे से वेट कर लो। जब वेट करोगे तो ऑटोमेटिकली विद इन मिनट्स वो जो ड्रेसिंग है कैनुला की जो टेप लगी हुई है वो उखड़ जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि पेशेंट को पेन ज़्यादा पीना हो, अगर वो स्वैब है तो उनका जो अल्कोहल स्वैब है उनको थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करो ताकि वो वेट हो जाए ड्रेसिंग और इजीली आप उसको उतार सकें। ये कुछ एक्सपीरियंस की बातें होती हैं, जो किताबी बातें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई प्रेशर टू एज ऑफ कोट विथ 2 or 3 fingers while withdrawing the non-foreign straight out with the other hand। दूसरे हाथ से उसको हाथ निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, अप्लाई प्रेशर करते हैं टू द कोट साइड उसके गॉज के साथ ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, और उसके बाद आप उसको बैंडेज अप्लाई करते हैं। इसको बैंडेड इसकी वजह से भी अप्लाई करते हैं, इसको तो गॉजरा के प्रेशर दे के बैंडेड को जो है ना वो बगल में से जो है वो निकालते हैं राइट साइड वाली जो उसके ऊपर से बैंडेज को उसके ऊपर से निकाल के
तो जो लेफ्ट साइड वाली जो आर्म है ना, उसके एक्सिला के अंदर से उसको लेके जाते हैं और उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं 2-3 टाइम। उसको जो है वो इस तरह करते हैं, या फिर कंटिन्यूटी आपको प्रेशर दे के रखना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि पहले वो जो सेंट्रल वेन है, वो जुगुलर वेन भी है, सबक्लिनिक वेन है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली होती है, जिनमें ब्लड भी ऐसे निकलता है जैसे पाइपलाइन से ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब आ गई कॉम्प्लिकेशंस इनकी। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर फर्स्ट टाइम में अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें हो सकती है एक्सेस फेलियर हो सकता है, यानी कि हमें वो जगह जहाँ हमने लगानी है निडल पास करनी है, वो हमें जल्दी नहीं मिल सकती। फिर क्या होगा, फिर आर्टेरियल पंक्चर भी हो सकती है, उसको वो करते हुए वो जो निडल है वो आर्टरी में भी जा सकती है। ठीक है, फिर क्या उससे क्या हो जाए, निमोथोरेक्स भी हो सकता है। अब उसमें निमोथोरेक्स कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं सिरिंज के साथ फ्लूइड देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, सिरिंज निडल के अंदर जो होती है ना, एयर होती है, और हम इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते कि इसके अंदर एयर है, या हम ड्रिप लगा रहे हैं तो उसके सेट के अंदर जो है वो एयर होती है, हम फ्लूइड को उसमें से निकालते नहीं हैं, और जिनके नीचे उसका जो फ्लूइड होता है ना, एंड तक जो हम उसको नहीं निकालते और ऐसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं, वो जो एयर होती है वो उसके अंदर चली जाती है, जिससे निमोथोरेक्स हो सकता है, वेल पोजिशन हो सकती है नदी। ठीक है, अब सेकंड जो उसकी है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसमें जो एक्स्ट्रावेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। कैथेटर फ्रैगमेंटेशन जो है मेन के कैथेटर के जो है ना छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन उसको कहते हैं, तो वो अंदर कैथेटर जो होता है ना, अगर हमने प्लांट किया हुआ है, बताया था ना कि कैथेटर को हम प्लांट करते हैं, जो मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोफाइल पिक लगाई है, इसमें जो है कैथेटर डाला हुआ है, तो उसके वो डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, माइल पोजिशन हो सकती है अंडर की। ठीक है, एक्स्ट्रा पोजिशन जो है इसका मतलब है कि उसमें से लीकेज वगैरह होती है, और जैसे लिम्फ से भी लीकेज हो सकती है, ब्लड वेसल से भी हो सकती है, और उसकी इर्द गिर्द लगने से जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं थर्ड कॉम्प्लिकेशन में देखो कैथेटर के जो है ना पीसीज हुए हैं, तो थर्ड कॉम्प्लिकेशन भी ये हो सकती है, ऑक्लूजन हो सकती है, इश्यूज सील और फ्लश प्रॉपर्टी। अगर आप यानी कि ना उसको कैथेटर को जो उसकी निडल है, पोर्ट है, उसको आप प्रॉपरली जैसे हमने हेपरिन के साथ फ्लश किया, नोमोसिलिन के साथ फ्लश किया, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से फ्लश ना किया जाए, हेपरिन ना दी जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, स्किन ब्रेक डाउन भी हो जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखो स्किन ब्रेक डाउन हुई हुई है, जहाँ पे ये पोर्ट थी, अब पोर्ट क्या है, वो सारी अंदर ही उसके धंसी हुई है, पता नहीं कितना अर्सा इस तरह हो रही होगी। तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन, थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, कैथेटर फ्रैक्चर हो जाता है और माइग्रेट कर देता है, मीन कि उसके पीसेज जो हैं वो आगे वेन में आगे आगे कहीं और भी पल्मोनरी सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो पेशेंट एजुकेशन है। अगर फर्स्ट यानी कि वो जो हमने की थी ना, फर्स्ट रो ऑफ कॉम्प्लिकेशन थी, उसी की ये हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एक्टिविटी करेंगे फॉर 24 आवर्स के लिए, जब हम उसको कोर्ट को पास किया फर्स्ट टाइम। इसमें क्या करें, वेल ड्रेसिंग होगी फॉर 24 आवर्स के लिए, इफ़ नो ड्रेनेज प्रेजेंट, चेंज ड्रेसिंग डेली, और इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत हो तो, ये सारी इसकी केयर में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रांसपेरेंट टैब टिल वोन हीलिंग। ट्रांसपेरेंट जो है वो टेप हम उसके ऊपर लगाएंगे, टिल वोन जो है वो हील हो जाए, और ड्रेसिंग को हम चेंज करेंगे, नोटिफाई करेंगे फिजिशियन इफ एनी कॉम्प्लिकेशन होगी, पेन होगी, फीवर हो गई है, स्वेलिंग। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो पेशेंट एजुकेशन जो है वो सेकंड ड्यूरिंग यूजिंग, डोंट स्लीप ऑन साइड ऑफ पॉट।
ऑब्जर्व दैट लाइन, अगर आपको जो है इसकी केयर आ भी जाती है तो आपने इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट ड्यूरिंग यूजिंग और सेकंड ड्यूरिंग यूजिंग, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन एंड द केयर ऐसे लिखना है आपने। Don't sleep on side of board. Observe that line is not kinked. उनकी किंक नहीं होनी चाहिए, किंक हुई तो फिनिश। लो एक्टिविटी करनी है व्हेन कनेक्टेड विद पंप, जब उसके साथ पंप जो है वो कनेक्ट होगा तो लो एक्टिविटी करनी है आपने। ठीक है। वेल पोजीशन ऑफ मिडल हो सकती है, एक्स्ट्रा पोजीशन जो हमने पीछे का तो उससे उसको बचाना है। नोटिफाई करना है उसको कॉम्प्लिकेशन को, सेम लाइक यानी कि वो थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है ना कि एक्स्ट्रा पोजीशन भी हो सकती है, मेल पोजीशन भी हो सकती है, तो इन चीज़ों से उसको केयर करनी है। पेशेंट एजुकेशन में आफ्टर रिमूव कोट क्या था, तो रिमूव करने के बाद क्या किया है इसका, इसमें भी यही है कि लिमिट एक्टिविटी है 24 आवर्स के लिए, वाइल ड्रेसिंग फॉर 24 आवर्स के लिए, इफ नॉट ड्रेनेज प्रेजेंट चेंज ड्रेसिंग डेली और इफ नीडेड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टैप टिल नॉट फीडिंग। उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशन हो तो सेम लाइक वही बताना है, ठीक है। ये सारी उसके क्योंकि उस वक्त भी मूड होता है ना, और जब हम कोर्ट को पास करते हैं तो तब भी मूड होता है, तो सेम वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन इस पर अगर कहीं पे आप लोगों को इसमें डिफिकल्टी है तो वैसे कोई प्रोसीजर तो डेफिनेटली हमने उस पर देखने ही थे कि कहीं भी हमने प्रोसीजर्स की तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है क्या। इस पे एक दफ़ा रीडिंग दो दोबारा से। अच्छा, अभी मैं जो है ना आपको वो पिक सेंड करती हूँ ग्रुप में, ये टॉपिक्स जो हैं दोनों। तो इनको ना जल्दी जल्दी ढूंढो, ये आज का काम जो है ना कल पे नहीं छोड़ना। जितने लोग ये ऑनलाइन है एक भी टॉपिक ले लो और जल्दी जल्दी मुझे लिखवाओ। आमना, एमन, रमशा, प्रस्तीश, नबीला, रियाज, मीरा बशरफ, कायनात, जितने भी लोग हैं ना सारे एक एक टॉपिक डिसाइड कर लो और इसको ढूंढो जल्दी से और मुझे पेज नंबर इसके लिखवाओ, और देखते हैं हमें कि कौन सी जो है पीपीटीज हम लोगों ने इसमें से की हुई है और कौन से ये टॉपिक बुक में है। पीपीटी की भी है तो बुक में टॉपिक हैं या नहीं है, ताकि हम पीपीटी को छोड़ कर बुक के ऊपर फोकस करें। हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट जो है मुबीन अली आप करो, मेंटल रिटार्डेशन जो है ये मीरा बशरफ आप करो, डाउन सिंड्रोम जो है नबीला आप करो, नर्सिंग केयर रिहेबिलिटेशन जो है कायनात आप करो, ठीक है। मेनिंजाइटिस हाइड्रोसेफलस जो है ये कौन करेगा, ये एमन कर ले, और उसके बाद है सीजर डिसऑर्डर जो है ये तुरंत आप करो। हेड इंजरी ड्यू टू, ये जो टॉपिक हैं ये इनको मेरे होते हुए कुछ प्रेजेंटेशन हुई थी, ठीक है। हेड इंजरी वाला रिक्शा जावेद या शहजादी जो भी है ये आप करो। नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फार्माकोलॉजिकल ये कौन करेगा, ये कर ले मेरे बरोज कर ले, मेरे बरोज आज है ये मुनीबा तारीख कर ले, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको करो।
5 मिनट है, आप लोगों के पास बुक्स खोलो जल्दी से और देखो कौन कौन सी पीपीटीज हैं आपके पास। टाइम शॉर्ट है हमारे पास। जी जल्दी जल्दी। इधर ही मुझे ग्रुप में बाद में सेंड करना, इधर ही मुझे बताते जाओ।
अब इस ब्लून और ये सारे लोग कहाँ से आ गए, इनकी तो प्रेजेंट नहीं लगी। 579 है हेयरिंग एंड विजुअल, 579 बोन में है ये हेयरिंग एंड विजुअल। क्या है 579 आई नो। जो बोले जो पहले से हैं, ये मैं जबलून की बात की, आतिका की बात की है। आप लोग ढूंढो जो टाइम रह गया है। मुझे पता है जो लोग पहले से प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट सिर्फ उन्हीं की लगेगी। 57 पे डाउन सिंड्रोम मैंने लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद था हाइड्रोसेफलस था 967 पे। हाइड्रोसेफलस 950 पे था हाइड्रोसेफलस। अब ये जो पेज नंबर है ना, जिसने ढूंढ लिया ना उनको ग्रुप में सेंड कर दो, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन होगी मैं एक दफ़ा रीचेक करके इसके साथ तो आपको ये पिक बना के ग्रुप में सेंड करती हूँ। ठीक है, जिसने जो जो टॉपिक ढूंढा है ना वो ग्रुप में सेंड कर दो। लिख तो दिए मैंने, लेकिन अगर कोई इनकेस जो है वो रिकन्फर्म करके कि मैंने सही लिखनी है इसके ऊपर, तो फिर मैं ये पिक सेंड कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब आप लोग जो हैं रोल कॉल बोल दो। ठीक है, ग्रुप में सेंड करना ना भूलना। नबीला, मीरा, जिसने भी जो जो टॉपिक ढूंढे हैं ग्रुप में सेंड कर दो। और सेकंड जो है ना, अगर आप लोग जो भी मैच सुन रहे हैं, अब हम लोग ईद के बाद ही मिलेंगे, और जो जो टॉपिक्स हो गए हैं मैं उनकी पिक बना के आपको सेंड करूँगी। ठीक है, और ईद के बाद ये सारे के सारे टॉपिक्स का टेस्ट होगा। ये 1 वीक आई थिंक 15 डेज आप लोगों के पास है। हम लोग मंगल को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो ट्यूसडे आएगा, उसमें आप लोगों का देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन सिस्टम चलता है या आप लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हो, तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि फिजिकली प्रेजेंट होंगे आप लोग, लेकिन जैसे भी होगा आप लोगों का ये जितने टॉपिक्स हैं आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है इन छुट्टियों में, और इन सब का आपका टेस्ट होगा और सही वाला टेस्ट होगा। ठीक है, सुन रही है ना आप लोगों ने। और 10 पेपर जो हम कर चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करूँगी। और जब बाकी के हम टॉपिक्स करेंगे, यूनिट्स करेंगे, उनके साथ साथ मैं ऐड करूँगी। ये सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और इन्हीं सब का कंबाइंड टेस्ट होगा। इन सब यूनिट का आई थिंक 5-6 बनते हैं जो हम कर चुके हैं।
आज भी क्यों सिर्फ 23-24 लोग प्रेजेंट थे बस। अब आप लोग ये खुद देख इन चीज़ों को, ईद के बाद ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, अदरवाइज मैं कभी भी उनको अपनी क्लास में नहीं लूँगी। ओके बच्चों, मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद नेक्स्ट अपने औरत के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अंतिम ये वाला चलता है, ये वाला चलता है, इसका तो पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। आपका उधर ठीक नहीं हुआ, उधर वाला ठीक नहीं हुआ, कंप्यूटर गाँव वाला। हाँ हाँ, आप उसको नहीं यूज़ करते? नहीं तो आपको ब्लीच से कहो ना। पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक।